स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज करीब 1 महीने बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा। 12 अगस्त को मेरा लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था। आज 13 अगस्त है, सॉरी 13 सितंबर, ठीक है। कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे और नॉलेज जो मैंने वादा किया था कि आपको मैं इस चैनल प्रोवाइड करूंगा, डेफिनेटली यू विल गेट इट। तो आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर फजान्स रूल्स, फॉर्मल चार्ज, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वीबीटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आज हम वीबीटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। वीबीटी जनरली लोग पढ़ाते हैं वेस्पर थ्योरी के बाद, बट वेस्पर थ्योरी आपको बाद में पढ़ाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि वेस्पर थ्योरी के अंदर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वीबीटी के जस्ट साथ में पढ़ाया जाता है, तो मैं ये दोनों चीज आपको पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद वेस्पर थ्योरी मोस्ट प्रोबेबली कल तक मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वीबीटी के बारे में। जैसे मैंने अभी कहा, वीबीटी थ्योरी बेस्ड थी, ये पहली थ्योरी थी जो बेस्ड थी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के ऊपर। क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी आपको पता है। क्वांटम थ्योरी आप जानते हैं कि क्वांटम थ्योरी जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाई जाती है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर पढ़ाई गई होगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी देखी होगी आपने। उसके बाद हीलियम स्पेक्ट्रम पे बाद में डिस्कस किया गया है इसको, और बहुत ज्यादा डेप्थ में ये चीज गई है, तभी आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके शेप्स के बारे में आपको पता चला, ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पता चला, एनर्जीज के बारे में आपको पता चला। ये सब इंफॉर्मेशन क्वांटम थ्योरी से है, ठीक है। और क्वांटम थ्योरी ने कहा कि क्वांटाइजेशन के बारे में ये सब चीजें आपको पता चली। चलिए एक थोड़ा सा चीज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेके चलते हैं आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू। E = mc², ये था, और E = h², ये क्वांटम थ्योरी से आया। और ये आप नॉर्मली पढ़ते हैं mc², फिजिक्स में मोस्टली आप पढ़ते हैं इस चीज को। ये क्लासिकल मैकेनिक्स है और ये क्वांटम मैकेनिक्स है, दोनों कंबाइन कर दिया था। तो एक थ्योरी आई थी लैम्डा = h/p। ये आपको पता है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप होता है, दोनों कंबाइन करने के बाद आता है। तभी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं, डुअल नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लैम्डा वेव नेचर है और p मोमेंटम है। यहाँ p मोमेंटम है, आपका प्लांक कांस्टेंट है जो एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो ये वेव है, वेवलेंथ है इसको, और ये p = mv मोमेंटम है। अगर पार्टिकल, कोई पार्टिकल उसके पास थोड़ा बहुत मास होगा, अगर वो घूमेगा तो एक मोमेंटम जनरेट करेगा। मोमेंटम जनरेट होगा तो अगर एक सर्कल में घूम रहा है तो एक एंगल बनाते हुए घूम रहा होगा एक फिक्स पॉइंट से, जो कि बिल्कुल सेंटर पे होगा। और एटम के अंदर सेंटर पे जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस होता है, वो हमारा न्यूक्लियस होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे वीबीटी के अंदर वेव फंक्शन को लेते हुए। वेव फंक्शन के अंदर मैं आपको चीज और बता देता हूं कि हर एक इलेक्ट्रॉन्स का जो एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है उसका वेव फंक्शन अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैं साई बराबर बात कर रहा हूं, सबसे नंबर 420 420 ले लेता हूं। यहाँ पे 4, 2 और 0 एक डेफिनेट मीनिंग के साथ लिखा गया है। ये 4 जो होता है, मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूं NLM, यहाँ पे आपको पता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है और M आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ये 3 क्वांटम नंबर है और एक क्वांटम नंबर आप और जानते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये 3 क्वांटम नंबर जो है ये आपके वेव फंक्शंस है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू पढ़ते हैं, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। और बाकी S बाद में ऐड किया ताकि और अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर हो जाए। जैसे यहां पे हम बात करेंगे 4 जो है ये बता रहा है आपका n नंबर। n नंबर मतलब हो गया आपका 4th शेल। 2 नंबर स्पेसिफिक l नंबर बता रहा है, और आपको पता है l नंबर जो है वो जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है आपके सबशेल नंबर को 0, 1, 2 and 3, ठीक है। ये होता है S, ये होता है P के लिए, ये होता है D के लिए, ये होता है F के लिए, ठीक है। तो L = 2 किसके लिए होगा? D के लिए होता है, तो 4D होगा। और 0 जो जनरली होता है, ml की वैल्यू अगर 0 दे रखी है D के लिए, तो वो जनरली Z के लिए होता है, उसमें Z² का एक ऑर्बिटल होता है।
यानी जो इलेक्ट्रॉन ये साई जो है ये उस इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा जो 4d² ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब स्पिन मुझे इसलिए नहीं मैंने बताई क्योंकि स्पिन यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे एस बाद में इंक्लूड कर देंगे तो बाद में आपको चीजें पता चल जाएंगी कि ये चीज है क्या। तो फिलहाल मैंने आपको कहीं और टॉपिक पे ले गया, बस थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक मॉडल में टच किया, और बहुत जल्दी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इसको इरेज करने के बाद कि पहले वीबीटी थ्योरी मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ तक पढ़ाऊंगा, वीबीटी थ्योरी थोड़ी देख लेते हैं और बहुत ही सिंपल मॉडल के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, H2 मॉलिक्यूल के थ्रू इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल की, यहाँ पे तो H2 मॉलिक्यूल में आपको पता है अगर 2 H होंगे, एक H, दोनों के इलेक्ट्रॉन 1s1 1s1 ऐसे लिखेंगे, ये चीज आपको पता है। अब ने रिप्रेजेंटेशन लिखना सिखाया था आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, ये 1 में इसका एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो पहली बार हमने वीबीटी के अंदर जो थी, या मैं ऐसे कह लूं वीबीटी जो थी ऐसी थ्योरी थी जो कि बेस्ड थी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के ऊपर, और इसके अंदर जब दो एटम अप्रोच कर रहे थे तो एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे, और बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए और बॉन्ड भी फॉर्म कर रहे थे ताकि वो स्टेबल हो सके। जनरली हम उसको कह देते हैं जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, राइट। तो इस चीज के लिए हम देख लेते हैं, हमने एक साई लिया जो कि वेव फंक्शन था, वेव फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम ए ले लिया चाई, इसका इलेक्ट्रॉन 1 लिख दिया, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन दोनों में है, और ये मैं लिख रहा हूं चाई बी, इसका इलेक्ट्रॉन 2। ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ऐसा नहीं कि 1 में एक इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं, दोनों हाइड्रोजन एटम है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो मैंने कहा कि ए एटम का इलेक्ट्रॉन को मैंने 1 नंबर दिया और बी एटम के इलेक्ट्रॉन को मैंने 2 नंबर दिया, ठीक है। तो ये मैंने एटम आपको बता दिए, और साई वेव फंक्शन था जब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मैंने वेव फंक्शन ले लिया। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एक चीज को, वो चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये पहली थ्योरी थी जो कि वेव फंक्शन यानी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये चीज पहले हुआ, लेकिन सपोज दैट ये तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लोज आएंगे तो क्या होगा, एक का न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और दूसरा वाला भी सेम करेगा। तो यानी अगर जो वेव फंक्शन मैंने ऐसे लिखा है, जब ये क्लोज आने लग जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आप खुद नहीं बता पाएंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या वाकई में साई ए पे है, यानी एटम ए पे है। और ये चाई जो होता है जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए होता है, लेकिन अगर हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो चाई जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और ये भी हाइड्रोजन का है और ये भी हाइड्रोजन का है। तो दोनों जो है हमारे वो 1s है, ये भी 1s है और इसका भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भी 1s है। ये चीज 1s1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 2 केवल डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन के लिए। हाँ, तो हम कहां थे कि जब इलेक्ट्रॉन अप्रोच करने लग गए तो मैं कंफर्म नहीं पता क्या वाकई 1 1 पे ही रहेगा या 2 बी पे ही रहेगा, ठीक है, इंटरचेंज भी हो सकता है। तो एक चीज को देखें तो एक और कॉम्बिनेशन इसका हो सकता है, और वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, साई ए यानी ए एटम पे हो सकता है कि आपका, मैं इसको चलिए याले मार्कर्स यूज कर देता हूं, 2 आ जाए, यानी 2 वाला यानी बी वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल में बना रहा हूं, तो हो सकता है 2 वाला इधर आ जाए और साई बी के अंदर हो सकता है इलेक्ट्रॉन 1 वाला आ जाए, ठीक है। तो जो वेव फंक्शन जो टोटल बनेगा, यानी पॉसिबिलिटी जो टोटल बनेगी उसका जो वेव फंक्शन बनेगा साई, वो आपका होगा साई ए 1 साई बी 2 एड ऑन, उसके बाद साई ए
2 psi b 1, ये बनेगा, ये एक वेव फंक्शन, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये आपकी पॉसिबिलिटी। अब जब कंबाइन हुआ तो ये पॉसिबिलिटी, और हाँ ये जो वेव फंक्शन है इसके अंदर मैंने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये जो वेव फंक्शन मैंने ड्रॉ किया ये अननॉर्मलाइज्ड है, ये अननॉर्मलाइज्ड है, अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा, ये जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। अननॉर्मलाइज्ड क्या होते हैं, नॉर्मलाइज्ड क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल जनरली आपको मैं अगर बता दूं तो 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं एक फंक्शन दूसरे के, तो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो ये पॉसिबिलिटी देखी गई। अब इसके आगे अगर हम देखें तो मैं पूरा इरेज कर देता हूं, इसके आगे पॉसिबिलिटी बनी कि एक थ्योरी है, उसको देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का अप्रोच यानी क्लोज आ रहे हैं, तो क्या सेम स्पिन में रहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं बेटा, पास में आएंगे तो या तो ऐसे स्पिन में रहे या फिर ऐसे स्पिन में रहे, तो ऐसे स्पिन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम, या यूं कह लूं यही होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों, ये मॉलिक्यूल नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, ये अलग स्टेट होती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रिपलेट स्टेट इसको कहते हैं, और ये आपकी सिंगलेट स्टेट होती है, और इसको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कहते हैं। और जनरली अगर एक ऑर्बिटल के अंदर हम बात करें तो ये ऐसे पेयर्ड अप फॉर्म में रहता है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा पाउली का प्रिंसिपल, अगर याद हुआ आपको पाउलीज प्रिंसिपल, पाउली का अगर प्रिंसिपल याद हुआ आपको तो पाउली प्रिंसिपल कहता है कि कभी भी एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स n, l, ml और s, चारों क्वांटम नंबर्स दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं हो सकते, ठीक है, यानी 4 सेट या 2 सेट ऑफ एनी एटम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स नेवर बी सेम, यानी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबिलिटी होगी, यानी पेयर अप होंगे। अब पेयर अप होंगे इसका मतलब जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे बनेगा, पॉसिबिलिटी इसकी क्या है, मैक्सिमम है। और ये किसने दिया था बेटा, लाइनस पॉलिंग ने दी थी थ्योरी, और 1942 1960 में बहुत ज्यादा यूज हुई है थ्योरी, ठीक है, ये बात समझ में आई। और आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका था कि जब ये मोर्स डायग्राम कि यहाँ एटम अलग अलग होता है, तो एटम क्लोज आने लगता है तो एक मिनिमम स्टेट आती है जहाँ एटम मैक्सिमम क्लोज हो सकता है, उसके बाद फिर से एनर्जी बढ़ती जाती है। ये वो स्टेट होता है जहाँ पे एक का न्यूक्लियाई, या मैं ऐसे बात कर लूं, मैं इसको बना देता हूं आपके लिए, दोनों हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये ए है, मैंने ये भी मान लिया, और ये इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम स्टेट बता रहा हूं, यानी इस पॉइंट के बारे में बता रहा हूं, यानी मैक्सिमम इस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बी का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यानी ये स्टेट ऐसी है, यहाँ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी, यानी इस स्टेट के अंदर क्या होगा, ए वाला अट्रैक्शन, ए वाले न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज्यादा कर सकता है अट्रैक्ट बी वाले इलेक्ट्रॉन को, उतना ज्यादा ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसकी मैक्सिमम क्लोज है, यानी इतना ही क्लोज आ सकता है, इससे ज्यादा क्लोज नहीं हो सकता, ठीक है। और बी वाले का भी न्यूक्लियस ए इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, या ए वाले के या ए एटम के जितना क्लोज आ सकता है उतना आ गया। अब इससे ज्यादा क्लोज आएगा तो ये न्यूक्लियर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली न्यूक्लियर रिपल्शन के बारे में बातचीत की जाती है, तो ये चीज आपकी यहाँ तक हुई। और ये मोर्स डायग्राम मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ऊपर दिए लिंक में आप क्लिक करके इस चीज को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे हो गई। अब ये चीज मैंने काफी डेप्थ तक ले गया, अब जो नॉर्मल बुक्स के अंदर होती है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। लाइनस पॉलिंग ने बात करी, लाइनस पॉलिंग ने कहा कि नंबर ऑफ, अगर किसी एटम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एटम की बात कर रहा हूं, अगर किसी एटम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो
3 बॉन्ड बनाएगा। जनरली वो 3 बॉन्ड बनाएगा। जनरली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो फिर से हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ। नाइट्रोजन में आपको पता है, अगर मैं नाइट्रोजन यूज करता हूँ तो नाइट्रोजन में आपको पता है, नाइट्रोजन को अगर मैं लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p3, तो आपको पता है होम्स के रूल के अकॉर्डिंगली ये ऐसे बना होगा। ठीक है, तो यानी अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 3। तो यानी इसकी पॉसिबिलिटी है कि कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 3। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाएगा? 3। ठीक है, अब इसके आगे क्या हुआ, कुछ ऐसे भी एटम देखे गए कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनसे ज्यादा बॉन्ड बना रहे, उनसे ज्यादा बॉन्ड बना रहे थे। मैं ज्यादा बात नहीं करता, नाइट्रोजन के जो नीचे आता है मैं उसके एक बार देख लेता हूं, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फॉस्फोरस 1s2 2s2, फॉस्फोरस की अगर बात करूंगा 2s2 2p6 3s2 3p3, 15 होगा। ठीक है, 15 होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, लेकिन 3 में बिलोंग करने लग गया, अगर 3 में बिलोंग करने लग गया, थर्ड रो में बिलोंग करने लग गया, तो उसके बाद वैकेंट भी खाली होगा 3d 0। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज यूज कर सकता हूं मैं भी। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है अमोनिया बना सकता है NH3 NCl3, लेकिन ये कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। लेकिन P जो है PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन केवल 3 तक वैलेंसी बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है? 5। फिर इसके अंदर और कुछ भी हुआ होगा, उसको कहते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट कर देना हायर स्टेट पे। ये नॉर्मल जो स्टेट आप देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट पे कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? 3। लेकिन फास्फोरस क्या है, वो एक्साइटेड होकर जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वो 3 बना सकता है और 5 बना सकता है। इसको हम आराम से अभी जब तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक अगर हम बात करें तो यहां तक ये चीजें आई थिंक कंप्लीट हो गई होंगी आपकी। अब हम आगे चलते हैं, इस चीज को डेप्थ तक समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पाउलिंग ने क्या कहा कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में किसी एटम में, उतने ही नंबर ऑफ मैक्सिमम वो बॉन्ड बना सकता है जनरली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ज्यादा बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि उस समय अगर ज्यादा बॉन्ड बना लेता है उस समय वो क्या करता है कि जो नॉर्मल स्टेट होती है उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, एक स्टेट होती है जिसको एक्साइटेड स्टेट। तो जब ज्यादा बॉन्ड बना लेता है ग्राउंड स्टेट के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए, उसको उसकी एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते वो बेटा लोन पेयर कहलाते हैं। चलिए अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और पहले मैं आपको कुछ चीजें और समझा देता हूं, ठीक है, जो आपके काम आ सकती है। ओवरलैपिंग, मान लीजिए एस ऑर्बिटल ऐसा है प्लस एस ऑर्बिटल बना, ठीक है, ये सामने सामने ओवरलैपिंग करेंगे तो ये कहलाएगी एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। ये बीच का जो एरिया है इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये वो एरिया है जो दोनों के बीच में शेयर हो रहा है और दोनों के सेम फेज है, इसलिए बॉन्डिंग बनेगी। और एस एस कभी भी मिलते हैं तो वो आपके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और वीबीटी के अंदर हम सिर्फ ओवरलैपिंग पॉजिटिव फेज की देखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव फेज मिलता है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने देखते हैं। हम कभी अपोजिट फेज को मिला के नहीं देखते,
यही इसका बीबीटी का ड्रॉबैक था कि अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है तो एक नेगेटिव ओवरलैपिंग भी होगी, तो हम लोग पॉजिटिव ओवरलैपिंग यहाँ पढ़ेंगे और नेगेटिव ओवरलैपिंग हम एमओटी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एस एस से कभी बनेगा तो उसको सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब बात आती है कुछ और ऑर्बिटल्स के बारे में, उसको फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग। जनरली जो एक्सिस होती है यानी ज्वाइनिंग एक्सिस जो होती है वो z होती है, तो मैं इसको pz मान लेता हूं और ये pz हो गया। pz जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड आपको बना के देगा। ठीक है, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है बेटा, तो ये मैं शेडेड फॉर्म बना देता हूँ, ये दोनों शेयर हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। थर्ड की पहले मैं सिग्मा बॉन्ड सारे बता देता हूं आपको। गौर से देखिएगा मैं कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा हूं, डी का। ये बिटवीन द एक्सिस वाला लोब नहीं बनाया है मैंने, अलोंग द एक्सिस वाला लोब बना रहा हूं बेटा। और आपको पता है अगर ये 4 होंगे अलोंग द एक्सिस वाला होगा तो ऑर्बिटल होता है डी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको मुझे बॉन्डिंग करना है केवल, तो मैं बॉन्डिंग के बारे में बता देता हूँ। तो मैं इसको अल्टरनेट फेज में कलर अप कर देता हूँ। तो देखिए एक एक फेज जब जुड़ता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा देख लीजिए, डिफरेंट मार्केट यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको राउंड कर देता हूँ ताकि समझाने के लिए कि ये ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो इसको बस क्लियर करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर दिया है। तो बात करेंगे हम, मैं इसकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ। दोनों सेम एक्सिस का था इसलिए एक्सिस जोड़ दी और ये ओवरलैपिंग हो गया और एक ओवरलैप हो रहा है, मतलब ये भी क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका पाई बॉन्ड है, सॉरी ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बॉन्डिंग मैंने आपको थोड़ी सी समझा दी। अब बात करते हैं हम लोग पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, मेरे बहुत सारे बच्चों के बेटा 99.9 परसेंटाइल आए हैं। एक आदित्य है, ठीक है, उसके भी 99.9 परसेंटाइल आए हैं और एक चिन्मय गुप्ता है जिसके भी 99.9 परसेंटाइल आए हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली परसेंटाइल काफ़ी अच्छे आएंगे और आप अच्छे से जेई एडवांस भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इन बच्चों के ना 4 हाथ है, ना 4 पैर है, ना 4 आँख है, ना भगवान ने एक एक्स्ट्रा दिमाग दे रखा है, जैसा उनके पास है वैसा आपके पास है, बस वो थोड़ी ज़्यादा आपसे मेहनत करते हैं। तो आप जो जी लेवल है यानी ग्राउंड स्टेट पे आपको अपने ही एक्साइटेड स्टेट पे आके देखो। ठीक है, तो आराम से आप अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, हम बात करते हैं पाई बॉन्ड के बारे में। तो मैंने ये पी ऑर्बिटल अब देखिए स्टैंड ले लिया और सेम होना चाहिए, पी जेड नहीं लेता हूँ, पी एक्स ले लेता हूँ या पी वाई ले लेता हूँ। ठीक है, पी एक्स फटाफट। अब ये ऐसे ओवरलैप करेगा और ये ऐसे ओवरलैप करेगा, तो ये जो बॉन्ड बनाता है इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। और जो बॉन्ड बनाता है हम उसको पाई बनाते हैं, इसको बनाना बॉन्ड भी टाइप से कह देते हैं। ठीक है, और एक बनाना बॉन्ड होता है बेटा B2H6 में, बहुत अच्छी है बोरॉन फैमिली में अंदर, वो चीज़ को मुझे जल्दी डील करना है। ये डॉट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ मैंने छोड़ दिया, ये आपका नोड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी क्लोज टू 0 होती है। ठीक है,
कुछ लोग 0 कह देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, तो ये आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है। क्या केवल पी पी से पाई बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं बेटा, डी डी वाले पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सिस इंपॉर्टेंट है, एक्सिस आपकी इंपॉर्टेंट है कि आप किस एक्सिस के थ्रू उनको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो उस एक्सिस को हम बात करते हैं। मान लीजिए मैं ये बिटवीन द एक्सिस ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक्स और वाई ले लिया, ठीक है। ये शेडेड है, ये भी आपका शेडेड होगा, ठीक है। मैं इसको दूसरे मार्कर से इधर वाले दिखा देता हूँ। ये भी सेम एक्स। मैंने वीबीटी के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बुक्स में कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको यहीं डील कर देता हूँ ताकि आपको इंफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा रहे, ठीक है, और अभी चीज़ें आराम से कर सके। अब ये भी मेरा एक्स और वाई है। अब आपको देखना है कि ज्वाइनिंग एक्सिस क्या है, यानी किस एक्सिस के अलोंग ये एड अप हो रहा है। तो मैं इसको एक्स एक्सिस लेके जा रहा हूँ। एक्स एक्सिस मतलब ये इसी एक्सिस, जो एक्सिस है इसी एक्सिस के अलोंग ऐड हो जाएंगे, और ये इसी एक्सिस के अलोंग ऐसे ऐड होंगे तो क्या होगा, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, और आपको पता है 2 फेज मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। लेकिन अब ये जो था ये पी पाई बॉन्ड था, क्योंकि दोनों पी से बने थे, ठीक है। और ये पी ओवरलैपिंग थी और पाई बॉन्ड बनाया था। अब इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, तो इस चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ। तो इस चीज़ को जब मैंने ऐड ऑन किया तो ये कुछ थोड़ा सा इधर ज़्यादा निकाल देता हूँ बेटा, तो समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और ये आपका तो ये अलोंग एक्स एक्सिस था, इसलिए ज्वाइन हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये ऑर्बिटल मैंने बना दिया। तो ये कुछ ऑर्बिटल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आप कुछ और चीजें देख लेते हैं, ऐसी कौन से ओवरलैपिंग होती है जो कि नो ओवरलैप कहलाता है। मैं आपको नेगेटिव ओवरलैप अभी नहीं बताऊंगा, नेगेटिव ओवरलैप पे मैं बात करूंगा जब एमओटी के बारे में होगी। मैं आपको नो ओवरलैप यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले कुछ एक एग्जांपल और आपको ले लेता हूँ, जो मैंने लास्ट में बनाया था उसके नीचे प्लीज लिख लीजिएगा, मैंने इरेज कर दिया। डी पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाया किस ऑर्बिटल्स ने, डी ऑर्बिटल्स ने, इसीलिए डी पाई बॉन्ड। अब जब इसको बनाएंगे तो देखिए, क्योंकि मुझे ये सब चीजें आपको बतानी है, डी मैं सेम ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं इस अलोंग से एक्सिस लूंगा तो एक्स एक्सिस जो होगी मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बात कर लेता हूं तो ये मेरा x है और ये मेरा y है, और ये आप देख रहे हैं कि y एक्सिस पे खड़ा हुआ है, मतलब ये y होगा। तो मैं इसको p y के लेता हूँ, आपको बीच में ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लीजिए। तो ये मैंने उल्टा बना दिया, इसलिए मुझे सीधा बनाना पड़ेगा। नेगेटिव वाला किसी और चीज़ में जाता है बेटा, ये उल्टा नहीं बनाना है आपको अभी। डीबीटी के अंदर तो नेगेटिव वाला आप नया बनाएंगे तो ज़्यादा सही है अभी, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने कुछ आपको ज्ञान की बातें भी समझाई हैं, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐड कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट जाके ऐड अप हो जाएगा, और डायरेक्ट जाते ही ऐड अप होने की वजह से इसका हम बात करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये पी ऑर्बिटल थोड़ा सा बैंड दिखा दिया था, और ये पी ऑर्बिटल थोड़ा सा बैंड दिखा दिया नहीं था। और बैंड करने के बाद अगर ओवरलैपिंग की बात करूँ मैं, तो ओवरलैप हो गया, तो ये आपका जो फेज ओवरलैप हुआ उसको बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी ऐसे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये कितना फेज ओवरलैप हुआ है उसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखाई दे कि ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे ओवरलैप हुई। और देख रहे हैं
केवल 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये बना किससे, तो बना क्या, पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये बॉन्डिंग है, ओवरलैपिंग है, इसको कहते हैं पी पाई डी पाई, ओवरलैपिंग भी हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं। अब नो ओवरलैपिंग की बातचीत कर लेते हैं। सपोज दैट मैं कोई पी ऑर्बिटल ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरी जेड है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर ना बोली जाए तो जेड मान ली जाती है। तो ये मान लेता हूँ मैं पी वाई है, ये तो आपको बताया ऐसे हमेशा सर्कल, ये जब एड ऑन होगा तो ऐसे एड ऑन होगा। देखिए होता क्या है, ये ऐसे बना हुआ है और जब इसके ऊपर मैं रखूंगा एस ऑर्बिटल तो ये मिडिल में कहीं आएगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं जितना एस नेगेटिव में जा रहा है उतना एस पॉजिटिव में जा रहा है, यानी सेम फेज। देख लीजिए ये शेडेड वाला है या अनशेडेड वाला है। शेडेड शेडेड मिल रहा है, ठीक है, जितना शेडेड शेडेड मिल रहा है उतना शेडेड अनशेडेड मिल रहा है, मतलब जितना पॉजिटिव ऊपर तरफ मिल रहा है उतना अनशेडेड वाला नेगेटिव मिल रहा है। तो डिफरेंट फेज को हम माइनस कर देते हैं, तो ये नेट जो ओवरलैप होगा वो 0 होगा। तो इसको कहते हैं हम जीरो ओवरलैप, यानी कोई ओवरलैप नहीं होगा, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव हो गया, इसको नो ओवरलैप भी कह देते हैं। ठीक है, चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे और भी कहीं होता है, और भी चीजें होती हैं जहाँ पे एक्सिस अलग हो जाए, वहां पे चीजें आप समझ सकते हैं। तो मैं इसको इरेज करके फिर आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा हो गया। अब बात कर लेते हैं, ऐसे ही पूछा जाता है कि अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस, जब तक मैं आपसे ना बोलूँ किस एक्सिस के अलोंग ऐड करना है, आपको ध्यान रखिए हमेशा कि जेड एक्सिस के अलोंग आपको ऐड करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम। अब मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसको मॉडल के थ्रू पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा ऐसे ही हो जा रहा है। तो जब भी मैं इस चीज को डील करूंगा तो आपको मॉडल के थ्रू बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें इसके बाद का, जिसके अंदर मैं वेस्पर्ल थ्योरी पढ़ाऊंगा और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन और पुट करके दूंगा, आपको बता के दूंगा, ताकि वो क्वेश्चन आप करके हैं। ठीक है, करिए फिर सीखिए। मैं बात कर रहा था नो ओवरलैप की, तो चलिए देख लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने पी एक्स ले लिया, ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए मैं इसको पी वाई ले लेता हूं। ठीक है, मैं पी वाई ले लेता हूं, सपोज दैट पी वाई ले लेता हूं। अब मुझे इसको जेड ले लेता हूं। चलिए, लोगों को दिक्कत हो रही है, इसको मैं जेड ले लेता हूं, जेड एक्सिस के अलाउंग है और ये आपका वाई एक्सिस के अलाउंग है। क्या ये ओवरलैप कर पाएगा कभी? सोच के देखिए, किस एक्सिस के इसको थ्रू लेके जाए कि ओवरलैप कर जाए। कोई भी एक्सिस आप ले चाहिए, एक तो परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा। तो लास्ट में ये कैसा आएगा, डी ऑर्बिटल बनाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे बनाएगा और आप देख रहे हैं ये कोई ओवरलैप नहीं हो रहा, नोड से नोड मिल रहा है, तो इसको भी कहते हैं नो ओवरलैप, क्योंकि उनके एक्सिस क्या है, डिफरेंट है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक दो और एग्जांपल और बता देता हूँ फटाफट आपको मैं। चलिए मैं जेड वाला आपको बता देता हूँ, डेल्टा बॉन्ड भी होता है, डेल्टा बॉन्ड भी बता देता हूँ फटाफट। ये आपका डी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यानी ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। इसको मैं ले लेता हूँ फटाफट। ठीक है, ये भी एक्स होगा, ये वाई एक्स होगा, और ये डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होगी मैंने जेड ले ली, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने जेड ले ली, तो मतलब होगा क्या, ये चीज जो ऐसे है, ये चीज ऐसे आके जुड़ेंगी, तो ये चीज आपकी ऐसे आके जुड़ेगी, तो ये चीज ऐसे रहेंगी। यानी अगर मैं बात करूं, ये चीज दोनों ऐसे हैं, तो यहाँ पे जेड होगा बीच में, तो ये चीज ऐसे आके जुड़ेंगी, क्योंकि जेड के अलाउंग मैं जोड़ रहा हूँ उसको, ना एक्स एक्सिस के अलाउंग जोड़ रहा हूँ ना ही वाई एक्सिस के अलाउंग जोड़ रहा हूँ। ठीक है, जेड एक्सिस के अलाउंग जोड़ रहा हूँ, तो चारों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो एक को मैं ऊपर बना देता हूँ, एक को नीचे बना देता हूँ, आपको समझाने के लिए। यह है डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही, इसको थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 3D में हो जाए। डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही है बेटा ये। नीचे वाला ओवरलैप जेड एक्सिस के अलाउंग मैंने पहले लिख दिया। तो ये जो पार्ट मिल रहा है
ग्रीन वाला ग्रीन से, इससे, ठीक है, ये ब्लू वाला इससे, ठीक है, इधर ये ब्लू वाला इससे और ये इससे। देख रहे हैं चारों ओवरलैप कर रहा है, सेम फेज ऐड हो रहे हैं। तो ये आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा बॉन्ड। ये आपका डेल्टा बॉन्ड, 4 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो आपका डेल्टा बॉन्ड हो गया। तो ये सब चीजें यहाँ तक कंप्लीट हो गई होंगी आपकी। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया उसके बारे में, ठीक है। तो चीज को हम देख लेते हैं। और मैंने सेंट्राइज एटम कौन सा होता है ये सब चीजें बता दिया। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जो मॉलिक्यूल में है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़। तो यहां हमने अमोनिया से स्टार्ट किया था, वही देख लेते हैं। अमोनिया बनेगा कैसे? नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम होगा, तो आपको पता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनेगा। ये चीज मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ लुईस के डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है आपका, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसको हम अब वीबीटी के थ्रू बना के देखते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन हम देखें तो वैलेंस शेल का अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p3, इसका वैलेंस शेल हो गया 2, वैलेंस शेल हो गया 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होने की वजह से अगर मैं इसका केवल यही वाला बनाता हूँ, इसको भी बना लेता हूँ, बताना पड़ेगा इसको भी ये होता क्या है ये चीज, ठीक है। ये चीज आपका इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के, और यहाँ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक और एक, ये नाइट्रोजन के हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम, 3 हाइड्रोजन जोड़ना है तो हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ, ये हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, और ये आपका हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। तो इसे ध्यान रखें, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है। और ध्यान रखिए अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ही पाई बॉन्ड बन सकता है। आप ऐसा सोचो कि पाई बॉन्ड हो जाए सिग्मा बॉन्ड ना बने, केवल ऐसा ही एक्सेप्शनल केस है जो कि C2 होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक्सेप्शनल केस आ जाता है आपका। बाकी सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। तो ये आपके सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3 बनने थे। क्या NH5 बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता क्योंकि नाइट्रोजन के पास आपका 2d प्रेजेंट नहीं है। तो ये यल इलेक्ट्रॉन जो कि इस केस के अंदर लोन पेयर कहलाएगा, इसको हम कहेंगे लोन पेयर। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बच गए जिन्होंने पेयरिंग नहीं करी इसको कहते हैं हम लोन पेयर। तो ये आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मैं जब ले जा सकता था जब नाइट्रोजन के पास वैलेंस d ऑर्बिटल होता, लेकिन इसके पास नहीं है इसलिए नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं नाइट्रोजन नेवर शोज पेंटावैलेंट वैलेंसी, इसलिए नाइट्रोजन कभी भी आपको पेंटावैलेंट वैलेंसी शो नहीं करता है। अब हम बात करते हैं इसी चीज को, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती बच्चों को बनाने में। अभी पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से भी, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है जब पाई बॉन्ड की बारी आएगी। अब हम बात करते हैं, मैं PCl3 बनाता हूं और PCl5 भी बनाऊंगा, ठीक है। आप गौर से देखिएगा, PCl3 बनाने के लिए मुझे पहले फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p3 होता है, यानी नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ये चीज आपको ध्यान रहेगी। तो ये मैं वैलेंस शेल का ही लिख रहा हूं केवल, लेकिन एक इसके पास और भी ऑर्बिटल खाली है, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3s स्क्वायर है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से पहले पेयर है, और पेयर होने की वजह से उसके बाद मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं। मुझे कितने बॉन्ड लाने हैं आपको पता है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका मैं यहाँ दिखा देता हूँ।
एक यहाँ, एक यहाँ, यानी तीनों क्लोरीन यहाँ से जाके ऐड हो गए। ठीक है, क्लोरीन ने कौन सा ऑर्बिटल यूज किया होगा ये भी पूछता है। क्लोरीन ने कौन सा ऑर्बिटल यूज किया होगा बेटा, पी उसके पास भी, और 3p है उसके पास, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्बिटल। इसने p यूज किया, इसने p यूज किया और एक बॉन्ड बनाया, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा, सिग्मा। तो यानी pp सिग्मा बॉन्ड बना। कौन सा बना है, बिल्कुल सही, pp सिग्मा बॉन्ड। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब PCl5 की बात करते हैं। अब PCl5 की जब बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम लोन पेयर कहेंगे, जिस ध्यान रखिएगा। अब मुझे Cl5 PCl5 बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी, 5, लेकिन इसमें कितने हैं, 3। तो ये ग्राउंड स्टेट हुई, ये ग्राउंड स्टेट है, ये आपकी फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट है। तो मैं ग्राउंड स्टेट ऑलरेडी ऊपर लिखी है, इसलिए मैं ग्राउंड स्टेट नीचे नहीं लिख रहा हूं। मुझे 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो मुझे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं इसकी डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगा। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो नंबर ऑफ ये लोन पेयर था, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इस वाले 3d में चला जाएगा, इस वाले 3d में चला जाएगा, और 3d में जाते ही, 3d के अंदर जाते ही इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो देखिए आप गौर से, एक इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट करके ले जाता हूं, जो कि नाइट्रोजन नहीं कर पाया था, इसीलिए वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाया था। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर ऑफ फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, यानी 5 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स now present in phosphorus. Now we can form 5 bonds with chlorine. तो 5 बॉन्ड आराम से बन सकते हैं। 5 बॉन्ड बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बेटा रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, किसी किसी बुक में अलग से लिखा होता है, क्रॉस बना होता है, आप क्रॉस बना लेना, मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। ये सारे कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड। आपसे पूछा जाए ये कैसा सिग्मा बॉन्ड है भाई, ये कैसा सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है S और P के बीच में, S और P। S किसका, फास्फोरस का, P किसका, क्लोरीन। क्लोरीन हमेशा P यूज कर रहा था, इसे ध्यान रखिए। ये तीनों बॉन्ड कैसे बने होंगे बेटा, ये तीनों बॉन्ड कैसे बने होंगे, P फास्फोरस का भी और P क्लोरीन का भी, सिग्मा बॉन्ड है। ये भी सिग्मा है और ये भी आपका सिग्मा। ये तो सिग्मा बनाएंगे क्योंकि S है, नो अलग हो सकता है या फिर सिग्मा बना सकता है। ठीक है, उसके बाद ये बात करेंगे तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। कैसे है देखो, मैंने आपको बताया है, ये बना है D और P के बीच में सिग्मा बॉन्ड। अगर नहीं बताया तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बना होगा, ये कैसे बन सकता है। अगर मैं इसके बारे में सिग्मा बॉन्ड बना के देखूं तो हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम ऐसे हो। ठीक है, ये D हो गया इसका P का, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना दिया इसने। ठीक है, ये P हो गया, तो ये D x² - y² मैंने यूज किया और ये आपका P ऑर्बिटल यूज किया। तो ये इन्होंने कितने 5 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। और हाइब्रिडेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं, हाइब्रिडेशन आप नॉर्मली लिख सकते हैं। मैं हाइब्रिडेशन भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करने लग जाता हूँ यहाँ से, ताकि आप इस चीज से फैमिलियर हो जाएं। ये S है वैलेंस शेल में और ये क्या है P3, तो यानी इसका मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3। PCl5 का अगर आपको देखना है तो PCl5 में देखिए आपने क्या यूज किया, S 3p और एक D, तो इसका हाइब्रिडेशन अगर आप लिखेंगे तो sp3d लिख जाता है, और कहीं कहीं इसको लिखते हैं sp2 + pd। जो हायर बुक्स होती है उसके अंदर ऐसे भी लिखा रहता है। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, मैं पढ़ाऊंगा आपको वेस्पर थ्योरी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हायर बुक्स के अंदर इसको ऐसे लिखा जाता है। जो भी आपका हाइड्रेशन sp2pd होता है तो वो आपको ऐसे रिप्रेजेंट, केवल सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, उस चीज को समझाने के लिए ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। अब आप आराम सिग्मा बॉन्ड वाले आराम से कर लेंगे, लेकिन आपसे पूछे जाते क्वेश्चंस कुछ और भी, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कि
इसी चीज के अंदर मैं आपको पूछा जाता है, मैं आपको सिंपलेस्ट वर्जन लेके चलता हूँ, जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसी में ले लेता हूँ। आपसे SO3 पूछ लिया जाता है, SO3 के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, SO3 के अंदर आपसे पूछा जाता है डी पाई पी पाई कितने बॉन्ड होंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, ये आपसे पूछा जाता है कि डी पाई पी पाई बॉन्ड्स आपके कितने होंगे। तो ये चीज आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। आपको SO3 में वैलेंस शेल किसका देखेंगे, कौन सा इंटर एटम होता है बेटा, सल्फर। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों में से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर है। तो सल्फर का मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ 1s2 2s2, सॉरी वैलेंस शेल नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, 2p6 3s2 3p। अगर मैं बात करूं सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जरा बताइए। तो इसको 3p4 लिख दें, 16 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ठीक है। ओह सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, ठीक है, सिलिकॉन सोच लिया मैंने इसको। सल्फर है, सल्फर ऐसा ही होता है रिप्रेजेंटेशन उसका। सल्फर में वैलेंस शेल ये हो गया, ऑक्सीजन के जस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है, इसका मतलब ये आपका ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं, इसका वैलेंस शेल ये है, तो आपको पता है 3 आ गया, तो मतलब इसके पास एक खाली ऑर्बिटल और होगा जिसको 3d0 कह देंगे। अगर ये 3d0 इसके पास प्रेजेंट है, मतलब ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। तो यानी अगर हम इसको, मैं अभी ग्राउंड स्टेट बना रहा हूं, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेंगे, मुझे अभी कुछ नहीं पता, कौन कौन से ऑर्बिटल से यूज होगा वो भी मुझे नहीं पता, मैं भी केवल देख रहा हूं, ठीक है। आप देखते जाइए, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल होता है पहले वो लिखूंगा, और फिर आज मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, इसको कराने के बाद देखता हूँ आप लोग कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। वैसे इससे इजी होगा, जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो इससे इजी होगा, लेकिन देखता हूँ आप कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, ये चीज ऐसे हो गई। उसके बाद मुझे बॉन्ड कितने बनाने हैं, ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, यानी सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी 2 बॉन्ड बनाए किसके साथ, S के साथ। कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3, बॉन्ड कितने बनेंगे, 6, लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई, मुझे 6 बॉन्ड बनाने हैं, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, मुझे तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ग्राउंड स्टेट, मैं इसको कुछ नहीं लिख रहा, इसमें ग्राउंड स्टेट सल्फर लिख रहा हूं। अब आगे मैं एक्साइटेड स्टेट 1 लिख रहा हूं। पहले कौन सा एक्साइटेड होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन या ये वाला इलेक्ट्रॉन। आपको पता होना चाहिए कि S की पेनिट्रेशन पावर, मतलब न्यूक्लियस अट्रैक्शन S सबशेल का ज्यादा होता है, या S ऑर्बिटल का ज्यादा होता है p ऑर्बिटल से, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन आप अनपेयर्ड कर रहे हो अगर p से। तो मतलब सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में कौन सा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, ये वाला, याला नहीं, हमेशा बिल्कुल डेप्थ तक नॉलेज रखिए, पेयर्ड होकर लास्ट में इंसान यहाँ लिख देता है, उससे आपको मतलब नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन 3s 3p 3d लिख देता हूँ, ये सब चीजें आपको पता होंगी, इतना पढ़ाने के बाद तो चीज आ गया होगा बेटा आप लोगों को। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ बेटा, ये अनपेयर्ड पहले मैंने किया, क्यों अनपेयर्ड किया, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा एरो दिखा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन मैं लेके चला गया यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर कर दी, क्यों, सेम स्पिन में होना चाहिए, आपको हुनसूल पता है, ठीक है। उसके बाद आप कितने बना सकते हैं, 4, मुझे 6 बनाने, फिर से एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, ES2 लिख देता हूँ, कोई लोग ऊपर स्टार में दिक्कत लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लिख सकते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं बेटा, मान लीजिए सपोज दैट
आपको एक घर बनाना है या कोई नॉर्मली घर बनाता है तो क्या करता है? क्या केवल ऊपर छत डालने लग जाता है या साइड की वॉल खड़ी करने लग जाता है? सबसे पहले क्या करता है? पहले अंदर नींव खोदता है, उसके अंदर नींव बनाता है, उसके अंदर क्या करता है? पिलर खड़े करता है। पिलर खड़े करने का मतलब हो गया कि आपको स्टैंड किसने दिया? पिलर ने। और पिलर अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के अंदर, सिग्मा बॉन्ड देगा पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा फ्रेमवर्क पे ही पाई बॉन्ड बन सकता है। तो ये चीज ध्यान रखें। कितने बॉन्ड हो गए? 6 एंड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 बन सकता है। अब सारों के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। अब मैं इलेक्ट्रॉन इससे डिवीजन कर दे रहा हूं। वो चलिए मैं इसको और अलग कर देता हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। 3 ऑक्सीजन से मैंने 3 ही बॉन्ड बना दिए और ये 3 बॉन्ड मैं अलग से शो कर रहा हूँ। ये चीज ध्यान रखिए। कंफ्यूजन कहाँ लोगों को होगी? सर ये रिप्रेजेंटेशन क्या डिनोट कर रहा है? बताता हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो। मी हियर डोंट फियर, ठीक है। चीजें हमेशा ध्यान रखिए। 3 ऑक्सीजन बन रहे हैं, 3 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेंगे 6 सल्फर के, सल्फर के साथ 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क। लोग कहीं कहीं होता है लोग सिग्मा पाई बच्चे सिग्मा पाई बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले सारे सिग्मा बनेंगे फिर पाई बनेगा। तो ये जो भी मैंने ब्लैक कलर मार्कर से शो किए इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे सिग्मा है और ये सारे के सारे क्या है? पाई। ये सब पाई। हाइब्रिडेशन आपको निकालना आ गया होगा। एस में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस चैनल पी में है और डी में है, लेकिन डी 2 तक है, पी 3 तक है और एस 1 तक है। हाइब्रिडेशन यहां तक आपको आ गया होगा बेटा। हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करेंगे तो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड की हम बात करते हैं, यानी जिसने फ्रेमवर्क मेरा तैयार किया मॉलिक्यूल बनाने के अंदर, वो केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड होगा तो ही पाई बनेगा। केवल एक्सेप्शनल केस एक है, ठीक है, वो मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो हम केवल हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड जो बना रहे होंगे उसको ही काउंट करते हैं। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड एस और ऑक्सीजन का तो पी यूज होगा, एस और पी के बीच में बन रहा है, पी और पी के बीच में बन रहा है, पी और पी के बीच में बन रहा है, तो केवल 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसके अलावा हाइब्रिडेशन होगा sp2। इसके लिए हाइब्रिडेशन क्या बना? sp2, एक s और 2 p, sp2। पाई नहीं काउंट करते हैं पाई बॉन्ड्स, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कितने p पाई d पाई बॉन्ड, कितने p पाई बॉन्ड है? एक p पाई बॉन्ड मैं लिख देता हूं इसका भी। चलिए p पाई बॉन्ड पूछे हैं तो p पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे बेटा? p पाई बॉन्ड हो जाएगा केवल एक। डी पाई बॉन्ड कितने बना रहे हैं? डी किसका यूज किया? सेंट्रल एटम का, जो कि इसके अंदर सल्फर है। पी किसका यूज किया? ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। तो पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हुए? 2, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। हाइब्रिडेशन केवल सिग्मा बॉन्ड से ही निकलता है, पाई को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। पहला मैंने इसको एक्साइटेड स्टेट किया, ये आपको पता है क्यों एक्साइट किया, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर इसकी ज्यादा होती है। इसका मतलब अट्रैक्शन ऑफ सल्फर एस सबशेल का न्यूक्लियस से ज्यादा होता है कंपैरेटिवली पी, कंपैरेटिवली डी। लेकिन एन नंबर सेम होना चाहिए अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, मतलब प्रिंसिपल बॉन्ड नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यह चीज इसीलिए सबसे पहले इसको अनपेयर्ड किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करके इधर ले गया, जो कि यहाँ पे मैंने शो किया। ये बॉन्ड ना दिए तो आपका SO3 बन गया। सिग्मा बॉन्ड काउंट किए, sp2 हाइब्रिडेशन आ गया। होमवर्क आपका क्या है? SO2 आपको मैंने होमवर्क में दिया, आपको p पाई d पाई बॉन्ड बताने हैं, p पाई बॉन्ड बताने हैं। s और p कितने सिग्मा बनाएंगे, p और p कितने सिग्मा बनाएंगे। ये देखिए सिग्मा मैंने 3 बना दिया आपके लिए, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इश्यू हो गया था फोन के अंदर, तो मुझे पता ही नहीं कि कब वीडियो पॉज हो गया, तो इसीलिए ये मैं दोबारा इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे काफी डिटेल में पढ़ाने की आदत है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो चीज पढ़ो बेटा ग्राउंड से पढ़ो, हायर तक जाओ, ताकि कोई भी कल का क्वेश्चन पूछे हर एक पॉइंट के अंदर आपको हर एक पॉइंट का आंसर पता हो, ठीक है। और इन द लास्ट मैं आपको अगेन सॉरी कहता हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से ही मैं 1 महीने से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे और हर दिन मैं वीडियो अपलोड जरूर करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ स्पेशल कंटेंट के ऊपर पहले वीडियो बनाऊं तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका अलग से एक फोल्डर बना दूंगा अपने YouTube चैनल पे, ताकि जिन बच्चों ने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुका है या पढ़ चुके हैं उनके लिए
वो अलग से फोल्डर रहेगा ताकि वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और एज अ रिवीजन उस चीज़ को समझ सके। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, पहले एडवांस के पेपर है, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं वीडियो पहले बनाऊंगा, उस फोल्डर के अंदर अलग से डाल दूंगा। बाकी जो ये डिटेल्ड वर्जन है ये ऐसे ही जो फोल्डर चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के साथ और इसके आंसर के साथ।